कैसे एक नौजवान अपनी सीड बनाने से साल भर में करीब 6 करोड़ रुपए का टर्नओवर वो खड़ा कर देता है। ये बॉयलर है, इस बॉयलर से जो स्टीम पैदा होती है वो स्टीम यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े कुछ भगोने लगे हुए हैं। इन भगोनों में या तो बाजरा या फिर गेहूं उसको तैयार किया जाता है, उबाला जाता है ताकि वो पूरी तरह से फंगस लेस हो जाएं। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार। और अनुराग हैं, अनुराग अपने जो उनके कर्मचारी हैं उनको कुछ चीज़ें बता भी रहे थे। आपसे ये पहला चरण है शायद सीड तैयार करने का। इस पहले चरण को हम चाहेंगे कि अनुराग आप सब लोगों को समझाएं। जी। सबसे पहले हमें सीड बनाने के लिए गेहूं को बॉयल करना पड़ता है, गेहूं और एनी अदर ग्रेन। आज हम बाजरा को बॉयल कर रहे हैं। बाजरा को हम बॉयल करते हैं सॉफ्ट करने के लिए और इसका पानी का कंटेंट बढ़ाने के लिए। बॉयलिंग के बाद हम इसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद हम इसको पैकिंग करते हैं। और ठंडा करने के बाद इसको किस तरह से ड्राई किया जाता है, यहाँ पर एक ड्रायर भी है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 3 पंखे लगे हुए हैं। अनुराग, आप हमें ये भी बताइए कि कितना फूड ग्रेन है, कितना ग्रेन है जिसको आप रोज़ाना बॉइल्ड करते हैं? सर, हम लगभग रोज़ 1200 से 1500 किलो गेहूँ या ग्रेन्स को बॉइलिंग करते हैं। और ये फूल कर वजन पूरा होकर ये कितना 2 टन तक चला जाता है? लगभग 2.5 टन तक हो जाता है ये। एक्चुअली सर, जब हम बॉयल करते हैं तो इसमें पानी इसके ऊपर भी आ जाता है, ये गीला होता है। तो हम इसे बॉयल सिर्फ इसलिए करते हैं कि जो पानी है वो इसके अंदर रहे, बाहर नहीं हो। बाहर से जो दाने हैं वो बिल्कुल ड्राई हो। और इसका वजन भी बढ़ जाता है? वजन तो बढ़ेगा क्योंकि हम सॉफ्ट करना होता है। हार्ड ग्रेन के ऊपर हम फंगल कल्चर नहीं कर पाएंगे। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से ये बिल्कुल ये यहाँ पर सॉफ्ट है पूरी तरह। ये बाजरा है, आप इसे खा भी सकते हैं, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इसमें ऐसा क्या मिलाया जाएगा कि ये उस प्रोसेस में चला जाएगा, सीड बनने के प्रोसेस में। इसका जो अगला स्टेप है उसको अनुराग हमें समझाएंगे और हम जानेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस आगे चलता है। यहाँ पर आप देखिए एक और टेबल है जो तैयार हो रही है और यहाँ पर ये काम भी शुरू हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये पैकिंग करके रखा गया है, लेकिन ये तैयार कैसे होता है वहाँ से आने के बाद, उस ड्रायर से आने के बाद उसको आप ये देखिए, ये पॉलीथीन में क्या है। अनुराग से सबसे पहले हम ये पूछेंगे और हम चाहेंगे जी। सर, ये जब हमारा ग्रेन प्रॉपर ड्राई हो जाता है तो हमें इसमें स्टिल कि हमें इंश्योर करना रहता है कि इसमें लूज़ पानी नहीं हो। उसके लिए हम इसमें जिप्सम ऐड करते हैं केमिकली, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। और हम इसका पीएच मेंटेन करते हैं। ये सिर्फ जिप्सम है? जिप्सम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट 2 चीज़ें हम मिला के इसका एक्सेस मॉइस्चर कंट्रोल करते हैं। और हम इसके अंदर जो भी पीएच है उसको 7.5 पर लेकर आते हैं। इसकी मात्रा जो है वो किस रेशो में रहती है? इसकी मात्रा सर कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, डिपेंड करता है कि हमारे पानी की क्वालिटी कैसी है और हमारे ग्रेन की क्वालिटी कैसी है। आइडिया ये रहता है कि लूज मॉइस्चर को हम एब्जॉर्ब करें और पीएच 7.5 पर इसको मिक्स करते हैं करके। से ज़्यादा साथी हैं जो यहाँ पर पैकेजिंग के काम में होते हैं, उसे बॉयल करने के काम में होते हैं, जो अंदर इसका बहुत महीन जो प्रोसेस होता है उस काम में भी वो लगे होते हैं। यहाँ पर ये जब वो बॉइल्ड हुआ, बॉइल्ड होने के बाद में वो ड्राई हुआ, ड्राई होने के बाद में ये तीसरी टेबल पर ये अनाज आया है। इस बाजरे में इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम मिलाया। उसके बाद इसकी पैकेजिंग शुरू हुई। इसकी पैकेजिंग में ये जो पॉलीथीन है ये कितने एमएम की ज़रूरी होती है, ये ढक्कन का क्या रोल है, ये कॉटन इसमें क्यों यूज़ होती है, इन सारे सवालों का जवाब देंगे अनुराग जी।
सर सबसे पहले हम ये हमारी मीडिया प्रिपरेशन टेबल है। यहाँ पर हम ये मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं, इसका पीएच सेट करते हैं, इसका एक्सेस मॉइस्चर ख़त्म करते हैं, उसके बाद इसको पैकिंग करते हैं। पैकिंग के लिए हम ये 200 माइक्रोन की पॉली बैग लेते हैं जो कि पॉलीप्रोपिलीन की बनी है, और इसको हम फिलिंग से पहले एक बैच नंबर डालते हैं, जो कि बैच नंबर हम एंड तक इवन कस्टमर की क्रॉप आने तक हम इस बैच नंबर को मॉनिटर करते हैं कि ये किसके पास गया है और किसके पास से हमने इसके ऊपर क्या किया, कब किया, क्या क्या डेट्स रहीं, ये बैच नंबर को पूरा हम मॉनिटर करते हैं। इसके बाद इसमें सेम पॉलीप्रोपिलीन का एक रिंग लगाया जाता है जो कि हमारे इस पाउच को एक मुंह की शक्ल दे देता है। ये एक बॉटल के जैसा मुंह बन जाता है इसका। उसके बाद हम इसमें एक कॉटन का प्लग लगाते हैं जिससे कि ये एयर टाइट हो गया। दो पर्पसेस हैं, एक तो एयरेशन, अंदर जो हमारा माइक्रोबियल कल्चर रहता है, फंगल कल्चर, उसको एयर चाहिए होती है जो यहाँ से अंदर बाहर हो सकता है। दूसरा, जब हमें इनोकुलेशन करना होता है तो हम इसे निकालते हैं, इनोकुलेशन करते हैं और फिर से लगा देते हैं। तो ये एक नॉन एब्जॉर्बेंट सिंथेटिक कॉटन है और पॉलीप्रोपिलीन रिंग है, और इसके ऊपर हम एक ऐसे प्लास्टिक का कवर लगाते हैं जिससे कि जब हम इस बैग को ऑटोक्लेव में डालते हैं तो ये कॉटन गीली नहीं होती। ये ऑटोक्लेव क्या है, ये क्या काम करता है? सर अगर ऑटोक्लेव को हम सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक बड़ा प्रेशर कुकर है। हमारे पास दो ऑटोक्लेव्स हैं, एक ये है और एक ये बड़ा है, एक ये भी प्रेशर कुकर है सर। तो इसमें ऐसा कितना मटेरियल आ जाता होगा, कितना? इसमें करीब आधा टन मटेरियल आता है, इसमें 1 टन मटेरियल आता है। 1000 kg एंड 500 kg। ये क्या काम करता है? ये सर इसका काम है कि ये जो ग्रेन्स हैं और जो अंदर का मटेरियल है इसको स्टरलाइज करने का। इसके अंदर जितने भी जर्म्स हैं वो सारे मर जाएंगे इसमें रखने के बाद। कितना डिग्री टेम्परेचर पर इसमें रखा जाता है? तो हम 125 डिग्रीज पर 2 घंटे तक रखते हैं। 2 घंटे तक जी। और इसके बाद इसको ठंडा करते हैं। उसके लिए हमने एक स्पेशल निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं और हमने एक कमरा बनाया हुआ है जहाँ पर हम ठंडा करते हैं इसको रूम टेम्परेचर पर वापस लाते हैं और उसके बाद इसको इनोकुलेशन करते हैं। अब इसके बाद हम एक और रूम में आए हैं जिसमें उसका एग्जिट खुलता है। यहाँ पर क्या क्या होता है ये हमें अनुराग जी फिर से समझाएंगे और आपको भी। सर जब हमारे पैकेट्स ऑटोक्लेव में से निकलते हैं तो वो लगभग 70-80 डिग्रीज टेम्परेचर पर होते हैं। इनको इनोकुलेशन करने से पहले हमें रूम टेम्परेचर पर लाना होता है। तो ये हमने एक रूम बनाया है जहाँ पर हमारे पास 3 कूलिंग की मशीन्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक वहाँ पर है। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है? टेम्परेचर इज़ अराउंड 24-25 डिग्रीज, जहाँ पर नॉर्मली सारे माइक्रोब्स के लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर है फॉर ग्रोइंग। तो यहाँ पे हम ये पैकेट्स को ये रैक्स में रख देते हैं और इनको हम 1 दिन तक इनको यहाँ पर छोड़ देते हैं और उसके बाद इसको हम अपने साथ में एक हमारा इनोकुलेशन रूम है जहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा, अगर आसान भाषा में कहें तो इसमें हम थोड़ा सा जामन डाल देते हैं। ये जो आपने वहाँ पर देखा है वो पैकेजिंग, उसके अंदर जो मिलाया जाता है दरअसल वो मशरूम का मदर कल्चर है। ये मदर कल्चर क्या होता है, ये कैसे तैयार होता है, सबसे पहले मैं वो सवाल अनुराग जी से करूँगा कि मदर कल्चर तैयार कैसे होता है, कहाँ से प्राइमरीली वो कहाँ से लिया जाता है? प्रोडक्ट है जो जहाँ से शुरुआत होती है वो होते हैं कल्चर्स। ये कल्चर्स दुनिया भर में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से मिलते हैं। हम लोग इसको पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से इंपोर्ट करते हैं और इसके बाद इसको हम अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के लिए हमारे को हम इस तरह की बॉटल्स लेते हैं जिनमें इस टिश्यू के छोटे छोटे टुकड़े काट के और अगार के स्लांट्स पर ग्रो कर लेते हैं। इसके बाद इसी के पीसेस करके हम लोग इसको मदर स्पॉन में बनाते हैं।
ये पीसेस को हम ऐसे गेहूं पे ग्रो कर लेते हैं बॉटल्स के अंदर, और फिर इन बॉटल्स को हम बॉटल से ये मल्टीप्लाई करते हैं पैकेट्स में। दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट जो कि हम कस्टमर्स को बेचते हैं। जब आपकी मशरूम उग जाती है तो वही मशरूम जो है उसी की टिश्यूज से मदर कल्चर तैयार होता है। मदर कल्चर को कैसे आगे वो ग्रो करते हैं, उसको फिर कैसे वो, और उन्होंने 2 स्टेप उसके बताए, और फिर कैसे वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में वो मार्केट तक आ जाता है। जिस जगह पर मैं आपको लेकर आया हूँ, आप कह सकते हैं कि ये सीड तैयार करने के लिए, मशरूम का सीड तैयार करने के लिए ये उसका ICU है। यहाँ पर बहुत सावधानी रखी जाती है। ये जो 1 किलो सीड है, अभी ये सीड नहीं है, खाली बाजरा है। इसमें ऐसा क्या मिलाया जाएगा जो ये सीड बन जाएगा और ये मशरूम उत्पादन के लिए कुल मिलाकर कारगर होगा। तो हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। अनुराग हमारे साथ में हैं। किस तरह से ये सारा का सारा प्रोसेस आगे होता है? ठंडा होने के बाद पैकेट्स को रूम टेम्परेचर के आने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा कल्चर डालते हैं जिसको हम मदर स्पॉन कहते हैं। मदर स्पॉन का लगभग 20 से 25% हम इन पैकेट्स में ऐड करते हैं, और उसके बाद हमारा इसको हम शेक करते हैं। शेक के बाद एक और इसके ऊपर कोडिंग करते हैं कि हमने किस दिन डाला, कौन सा कल्चर था, ये सारा उसमें डिटेलिंग डालते हैं, और उसके बाद हम इसको इंक्यूबेशन रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ पर ये लगभग 10 से 12 दिन तक इंक्यूबेशन में रहता है। ये आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसमें से 20-20 ग्राम, 25-25 ग्राम उस 1-1 किलो बाजरा के अंदर आपको डालते हुए आपने बच्चों को देखा था। और अब ये वो रूम है, और ऐसे कई रूम 1 बाय 1 यहाँ पर हैं, जहाँ पर आप इन्हें ग्रोइंग रूम भी कह सकते हैं। और अनुराग हमें अच्छे से बता सकते हैं कि इन रूम्स को क्या कहा जाता है, यहाँ पर ये कैसे ग्रो करते हैं, और किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। सर, एक बार इनोकुलेशन करने के बाद हमें इसको लगभग 10 से 12 दिन तक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और अंडर बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में रखना होता है। क्या है ये स्पेसिफिक कंडीशन? स्पेसिफिक कंडीशंस में टेम्परेचर हम 24 डिग्री लेकर चलते हैं। ह्यूमिडिटी हम चाहते हैं कि लगभग 50 और 60 के बीच में रहे, और लेवल ऑफ CO2 जो है, CO2 की मात्रा कमरे में 5000 ppm से कम रहनी चाहिए। ये तीनों पैरामीटर्स हम कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करते हैं, और इन पैरामीटर्स के अंडर हम यहाँ पर स्पॉन को इंक्यूबेट करके रखते हैं 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन के बीच लगभग इसी टाइम में ये बनना शुरू हो जाता है, और जो पैकेट जहाँ पर आपको सिर्फ बाजरा दिखाई दे रहा था वो बिल्कुल सफ़ेद होके आपको बाजरा बिल्कुल छुप जाता है, और हमारी आपको एक मशरूम की फंगस दिखाई देने लगती है। जैसे कि हम किसी एक बैग में से देख सकते हैं, इसमें कोई गेहूं या बाजरे के दाने हमें नहीं दिखाई दे रहे, ये सिर्फ वाइट कलर की फंगस नज़र आ रही है। तो ये फंगस ने पूरे दानों को कवर कर लिया है, और अब ये तैयार है किसी भी मशरूम फार्म में जाने के लिए जहां पर इसकी बिजाई की जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पूरी रैक में भी आप देख सकते हैं कि इसमें 20 से 25 ग्राम मदर कल्चर इसमें सिर्फ मिक्स किया गया था। अब ये पूरा का पूरा जो ये बटन मशरूम का ये कल्चर है आई थिंक, और अब ये पूरे के पूरे में फैल चुका है। और ये जो इसमें बाजरा है, दरअसल यही इसका भोजन है। ये इसे 2 महीने तक लगातार अच्छे से खा सकता है। 2 महीने बाद इसका भोजन इसे कम पड़ने लगेगा, और तब किसानों के लिए ये उपयुक्त बीज नहीं रह जाएगा। एम आई राइट? जी सर, बिल्कुल ठीक है। ये मशरूम एक पैरासिटिक फंगस होती है जिसको परिजीवी फंगस भी कहते हैं, और ये किसी भी और चीज़ के ऊपर को खाकर बढ़ती है। हमारे केस में ये बाजरा या गेहूं या जो भी हम अनाज लेते हैं उसको खाकर ये ग्रो करती है। एक बार उसकी फूड ख़त्म हो जाता है तो बाजरा जो फंगस है वो वीक पड़ने लगती है, और तब हम इसे कहते हैं कि ये सीड जो है या स्पॉन जो है ये अनसूटेबल है फॉर ग्रोइंग। जी। क्या अनुराग, जब ये यहाँ 10 से 12 दिन अपनी जो ग्रोइंग इसकी जो एज है जब उसको पूरा कर लेगा,
और अगर ये मान लिया मार्केट में नहीं जाता है, किसानों के पास तक नहीं जा पाता है, ख़रीदार तब तक नहीं है, तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है और उसको होल्ड कैसे किया जाता है, क्या आप हमें बताएंगे? सर हमारे पास एक मॉनिटरिंग टीम है, एक सेल्स टीम है, और एज़ पर हमारे जैसे ऑर्डर्स रहते हैं हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरा, अगर हम इसको कभी हमारे पास एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है तो हमारे पास कोल्ड स्टोरेजेस हैं जहां पर 2 डिग्री पर हम इसको लगभग 1.5 से 2 महीने तक स्टॉक कर सकते हैं। ग्रोइंग रूम है जहां पर वो सीड तैयार हुआ 10 से 12 दिन में, उसके बाद अगर उसे होल्ड करना पड़े तो उसके लिए ये कूलिंग चैम्बर है। यहाँ पर कितने दिन तक उसे रखा जा सकता है, उसके बाद वो कैसे वहाँ आगे वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, हमें अनुराग जी इस स्टेप के बारे में भी बताएंगे। जी अनुराग जी। सर ये कमरा हमारे काम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके 2 पर्पज़ हैं। एक कि जब भी हम माल को भेजते हैं, जो तैयार सीड हम कस्टमर्स तक भेजते हैं, उससे पहले हम उसको ठंडा करते हैं। उसको भी हम 2 डिग्री से 3 डिग्री पर लेकर आते हैं बिफोर ट्रांजिट, जिससे कि उसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर रास्ते में कहीं गर्म है या कोई ऐसा माहौल मिलता है तो वो बीज हमारा सेफ रहता है। डेस्टिनेशन पर पहुंचने तक वो 24-25 डिग्री पर पहुंच जाता है। दूसरा, अगर हमें कभी हमारे पास फालतू सीड बचता है तो हम इस रूम में स्टॉक कर सकते हैं 2, 4, 10, 15 दिन, और अप टू 1.5 से 2 महीना तक हम यहाँ पर रख सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ से जब वो जाना होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो उसे फिर पैकेजिंग और उसके बाद आगे उसे लोडिंग करने का काम रह जाता है लास्ट। इसी के साथ कनेक्टेड है हमारा पैकिंग रूम, और उसके बाद हमारा ड्राइव वे है जहाँ पे गाड़ी लगाते हैं और उसमें भेज देते हैं। आपने देखा यहाँ किस तरह से बाजरे को उबाला गया, फिर उसे हवा में ठंडा किया गया, उसके बाद उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में जिप्सम मिलाया गया, उसको पैक किया गया और फिर उसके बाद उसको स्टरलाइज किया गया और 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया गया। उसके बाद उसे ठंडा रखा गया 24 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर। उसके बाद उसके अंदर मदर कल्चर को फिर से मिलाया गया, यानी 1 किलो बाजरे के अंदर करीब 25 ग्राम वो जो मदर कल्चर था उसे मिक्स किया गया और फिर उसे 10 से 12 दिन के लिए ग्रोइंग होने के लिए छोड़ दिया गया। और जब उसकी ज़रूरत हुई तो उसे 2 महीने के लिए कोल्ड स्टोरेज में भी रखा जा सकता है, रखा गया। और जैसे जैसे ज़रूरत होती है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये पैकेजिंग रूम है, यहाँ ये बड़े बड़े बॉक्स आप देख रहे होंगे, यहाँ से ये सब जाता है, देश भर में जाता है और कहाँ कहाँ जाता है, कितना जाता है, कितना रोजाना बनता है, ये सब हमें बताएंगे। सर हमारे पास ये 3 तरह की हम यहाँ पे पैकेजिंग करते हैं। एक सिंपल पॉली बैग्स में करते हैं जो कि लोकल विद इन अराउंड 200 to 300 किलोमीटर्स के लिए होता है। एक हम थर्मोकोल के बॉक्सेस में पैक करते हैं। ये थर्मोकोल के बॉक्सेस में हम थर्मोकोल का बॉक्स रहता है, आइस पैक्स रहते हैं और कोल्ड स्पॉन रहता है, जो कि लगभग 48 से 60 घंटे तक ठंडा रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ बाय ट्रेन हम लोग इन बॉक्सेस में भेजते हैं, जो कि अप टू चेन्नई, तमिलनाडु सब जगह पर जाता है। ये भारत के कितने राज्यों में जाता? ये लगभग पूरे भारत में जाता है। भारत के बाहर? भारत के बाहर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ में जाता है, नेपाल में जाता है। इसके अलावा रिसेंटली हमने मॉरिशस में एक कंसाइनमेंट भेजा है। तो धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है और कस्टमर्स बढ़ रहे हैं और दूर दूर तक जाने की। आपको लगता है ये जो आप 2 टन रोजाना जो प्रोडक्शन करते हैं, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है? डेफिनेटली सर, ये जो हमारी जो यूनिट है यहाँ पर हमारा टारगेट है इसको 9 टन्स पर डे पर ले जाने का। इसमें हमारे पास अभी 4 इंक्यूबेशन रूम्स हैं, जो कि हमारे पास करीब 12 हो जाएंगे विद टाइम एंड स्लोली, क्योंकि एक माइक्रोबायोलॉजिकल बहुत ही सेंसिटिव प्रोसीजर है, इसलिए हम इसको धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं और मिड ऑफ 2023 हम यहाँ पे करीब 9 टन स्पॉन पर डे बनाएंगे। आप समझ सकते हैं, अभी वो 2 टन स्पॉन पर डे बनाते हैं और वो 6 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं। जब वो 9 टन स्पॉन डेली बनाएंगे
तब आप उसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि अनुराग का टर्नओवर बढ़ कर के वो कितना हो जाएगा। आई थिंक कितना गुना हो गया? काफ़ी हो गया सर, बट हम इसमें काफ़ी फिलंथ्रॉफी में भी यूज़ करते हैं और काफ़ी चैरिटीज़ करते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो प्रॉफिट सिर्फ घर ले जाने के लिए नहीं है। बिल्कुल। तो हमने ये सब देखा है और ये समझने की कोशिश की है, और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो यात्रा है ये शुरू कहाँ से हुई थी, कितने छोटे से स्केल से शुरू हुई थी और अब कहाँ तक पहुँची है। सर, इट वाज अ कॉटेज इंडस्ट्री। एक घर से इसको बनाना शुरू किया था हमने। मेरे जो गुरु हैं श्री चौधरी जी, पीएन चौधरी जी, वो आईटीसीसी में थे। उन्होंने हमें समझाया, सिखाया, सब कुछ एक एक इंट्रिकेसीज बताई स्पॉन के बारे में। और उसके बाद हमें लगा कि ये एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है और हमने उसको एक कमर्शियल लेवल पर करना शुरू किया। मुझे याद है करीब 92 में मैंने शुरू किया था, और उस समय एक मैंने पूंजी लगाई थी इसमें करीब 50,000 रुपये, और वो जो पैसे हैं वो भी मेरे पास नहीं थे। तो मैंने एक अपनी पुरानी कार को बेचकर उसको शुरू किया। देश का कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर सीड की यूनिट सबसे ज़्यादा हैं, सीड मेकिंग की? जी, सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, उड़ीसा हमारे कंट्री का एक स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मशरूम कंज्यूम होती है, सबसे ज़्यादा ग्रो होती है और सबसे ज़्यादा शायद सीड भी बनता है। कितनी यूनिट होंगी वहाँ पर? लगभग 250 स्मॉल स्केल सीड यूनिट्स हैं। जी। आपका क्या अंदाज़ा है स्मॉल स्केल यूनिट जो है वो मिनिमम वहाँ या यहाँ कितने पैसे में वो शुरू कर लेते हैं? सीड का बिजनेस सर कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता, अनलेस आपको रिक्वायरमेंट बड़ी हो। तो वहाँ पर लोग 1 लाख रुपए तक के अंदर एक अपनी सीड यूनिट तैयार कर लेते हैं। मतलब ये है कि 30 साल पहले जो यात्रा शुरू की थी वो यात्रा नहीं रुकी, अनवरत आगे बढ़ती रही और अभी भी चल रही है। वो 2 टन से 9 टन की छलांग लगाने के लिए भी तैयार हैं, और उन्होंने ये इशारा भी किया कि ये ज़रूरी नहीं कि आप इसमें हर साल 1 करोड़ रुपया लगाएं उनकी तरह जो आज लगा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी इशारा किया कि ये 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के बीच में भी ये यूनिट शुरू हो जाती हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि उड़ने के लिए पंखों की ज़रूरत नहीं होती है, हौसला चाहिए। आसमान खुद ब खुद आदमी छू लेता है।